नमस्कार दोस्तों, रावत स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान स्थिति एवं विस्तार का पार्ट 4 अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 सेकंड थर्ड में हमने पढ़ चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से ज़िले हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पे कौन कौन से ज़िले हैं, कितनी लेंथ है, कितने ज़िले सीमा बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे। दोस्तों, अंतर्वर्ती ज़िले या स्थलबद्ध ज़िले एक ही बात है। अंतर्वर्ती ज़िले या स्थलबद्ध ज़िले, अंतर्वर्ती ज़िले क्या होते हैं? वे ज़िले जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। वो कितने हैं? 8 हैं। तो अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी। अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं? 8। दोस्तों, पाली ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों के साथ जुड़ता है। ध्यान रखना दोस्तों कि सर्वाधिक ज़िलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा ज़िला है? पाली। कितने ज़िलों के साथ सीमा बनाता है? 8 ज़िलों के साथ। दोस्तों ध्यान रखना, अंतर्वर्ती ज़िले भी 8 हैं और पाली भी 8 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से ज़िले हो? जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। दोस्तों, नागौर है जो 7 ज़िलों के साथ स्पर्श करता है। अजमेर है जो 6 ज़िलों के साथ स्पर्श करता है। नागौर 7 जिले कौन कौन से हैं जिनसे स्पर्श करता है? चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर। और अजमेर किन 6 जिलों के साथ स्पर्श करता है? जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, नागौर। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कितने ज़िले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं या 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। या दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि सामाजिक व्यवस्था वाले बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? ये ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जिनका वातावरण एक दूसरे से मिलता जुलता है? दोस्तों, ऐसे 4 ज़िले हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे पहला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। हमने देखा था पहले। भरतपुर है जो हरियाणा के साथ भी बनाता है, यूपी के साथ भी बनाता है। धौलपुर है जो यूपी के साथ भी बनाता है, एमपी के साथ भी बनाता है। बांसवाड़ा है जो एमपी के साथ भी बनाता है, गुजरात के साथ भी बनाता है। दोस्तों, ये तो थे 4 जो एक से अधिक राज्यों की सीमा के साथ बनाते हैं। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अक्सर कि सामाजिक व्यवस्था वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था या एक दूसरे से मिलने जुलने वाले ज़िले कौन कौन से? तो 4 तो हमें पता है, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों ध्यान रखना है गंगानगर, ये भी सामाजिक व्यवस्था बनाता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, जो कि पंजाब से भी जुड़ता है और पाकिस्तान से भी जुड़ता है। दोस्तों ध्यान रखना, सामाजिक व्यवस्था में गंगानगर और बाड़मेर भी आते हैं, जबकि एक से अधिक राज्यों को सीमा को छूने वाले ज़िले वो 4 हैं। और हमें पता है बाड़मेर, बाड़मेर किससे है? गुजरात से भी और पाकिस्तान से भी। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान का आकार। दोस्तों, मैंने आपको बताया था राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों, राजस्थान का आकार लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से कैसा है? विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार भी बोल सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान की आकृति को हम एक रोम्बस भी बोलते हैं। टी एच हैंडले के अनुसार, ये टी एच हैंडले नामक वैज्ञानिक ने रोम्बस की आकृति दी थी राजस्थान को। और ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की आकृति, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा सिद्धांत है? वो वैगनर सिद्धांत है। तो राजस्थान की आकृति किस सिद्धांत पे आधारित है? वैगनर सिद्धांत पे। दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या अगर इसे हम वर्ग मील में बात करें तो याद होना चाहिए 1,32,140 वर्ग मील। दोस्तों, कई बुकों में आपको ये भी मिलेगा 3,42,239.74। दोस्तों क्या होता है देखो, कि जब 1956 से पूर्व है क्षेत्रफल 3,42,239.74 था, परंतु एमपी का सिरोंज क्षेत्र राजस्थान के पास मिलाने पर व सुनील टप्पा एमपी के पास मिलाने पर यह आंकड़ा परिवर्तित हो गया और हमें वर्तमान में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर को ही हम अधिकृत आंकड़ा मानते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 1,32,140 वर्ग मील, हमें पता है। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। या कितना बड़ा, कितना भाग है? 1/10 भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व का 0.25% है। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल किसके बराबर है, किससे कितना गुना छोटा है, किससे कितना गुना बड़ा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ भी मैं आपके सामने कुछ तथ्य लेके आया हूँ कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस किस के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है। दोस्तों, एक याद रखना, कांगो के भी, वियतनाम के भी, फिनलैंड के और बराबर है। तो दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल किस किस के बराबर है? नॉर्वे, जर्मनी, जापान, कांगो, वियतनाम, फिनलैंड के बराबर है।
दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से कितना गुना है। इंग्लैंड से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 13 गुना है, 17 गुना। दोस्तों ये अलग अलग बुक में आपको कहीं 13 मिलेगा, कहीं 17 मिलेगा, तो हम दोनों याद रखेंगे। वो हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। अगर एग्जाम में 13 आता है 13 है, 17 आता है तो 17। नेपाल व बांग्लादेश से 2.3 गुना है। वह ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। दोस्तों याद रखना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। न्यूजीलैंड व यूके से कितना गुना है, 1.5 गुना है। और स्विट्जरलैंड से 8 गुना है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से कितना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंग्लैंड से कितना है, इजराइल से कितना है, ग्रेट ब्रिटेन से कितना है। तो दोस्तों हमें सारे फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में अक्सर भी पूछा जाता है, करक संक्रांति क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना कि जैसे हमने ये ग्लोब बना लिया, दिख रहा है दोस्तों सभी को। ग्लोब में हमें पता है ये भूमध्य रेखा है, या जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर करक रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे क्या है, मकर रेखा है। दोस्तों जब सूर्य है, सूर्य हमें, मैंने आपको बताया था, सूर्य भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष लंबवत चमकता है। दोस्तों मैंने बताए थे आपको कि भूमध्य रेखा पर सूर्य पूरे वर्ष लंबवत चमकता है। तो दोस्तों जब ये सूर्य करक रेखा पे, दोस्तों देखना, जब ये सूर्य जब ये दोस्तों सूर्य करक रेखा पे सीधा चमकता है। दोस्तों जब सूर्य करक रेखा पे सीधा चमकता है तो उसे हम करक संक्रांति बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, करक संक्रांति क्या होता है, जब सूर्य करक रेखा पे सीधे चमकता है तो उसे करक संक्रांति कहते हैं। दोस्तों एक करक संक्रांति कब होती है, दोस्तों ध्यान रखना, ये करक संक्रांति होती है 21 जून को। तो हमें याद रखना कि सूर्य करक रेखा पे सीधा कब चमकता है, 21 जून को। और जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधे चमकता है तो इसे हम बोलते हैं ग्रीष्म आयनांत। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो कर्क संक्रांति, वैसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म आयनांत। वह कब चमकता है, वो चमकता है 21 जून को। दोस्तों सूर्य जब 21 जून को या ग्रीष्म आयनांत में कर्क संक्रांति पे चमकता है तो यहाँ कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। जो दोस्तों जहाँ सूर्य चमकेगा वहाँ क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें पता है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। जब दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है कर्क रेखा पे, तो यहाँ क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन है तो हमें पता है कि सबसे छोटी रात होगी। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें कि कर्क संक्रांति वाले दिन या 21 जून को सबसे छोटी परछाई बनती है। ध्यान रखना, ये बहुत बहुत छोटी परछाई बनती है, हमको दिखती भी नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि गंगानगर को पूर्ण रूप से कौन ढकता है ना। ध्यान रखना वो भावल नगर डिस्ट्रिक्ट है जो उसको पूर्ण तरह से ढकता है। उसका हम आगे फैक्ट में बात करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कर्क संक्रांति। तो दोस्तों कर्क संक्रांति में क्या है, मैंने आपको बताया कर्क संक्रांति में, एक मिनट दोस्तों, कर्क संक्रांति में क्या है, जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। तो कर्क संक्रांति कब, 21 जून को। कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। दोस्तों कौन से गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के अपोजिट कौन सी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। अभी हमने देखा सूर्य कर्क रेखा पे चमक रहा है तो कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु जाएगी, वहाँ ग्रीष्म होती है, यहाँ पे शीत ऋतु। हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। अब दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है, दोस्तों अभी एक बार हम मकर संक्रांति की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा सबसे छोटा दिन कब होता है, बड़ा दिन कब होता है। दोस्तों हमने बात कर ली कि 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकता है उत्तरी गोलार्ध में। तो हम दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा। तो दोस्तों हमें पता है कर्क संक्रांति 21 जून को होती है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा गंगानगर, क्योंकि हमें पता है उत्तर की तरफ जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी और नीचे आएंगे तो दिन की अवधि घटेगी। तो हम कह सकते हैं 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, गंगानगर में, क्योंकि उत्तरी बिंदु अंत क्या है, अंत में उत्तर बिंदु में क्या है, गंगानगर। और 21 जून को सबसे छोटा दिन क्या होगा, बांसवाड़ा, क्योंकि सबसे नीचे वो है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान में रात की अवधि बढ़ना कब से प्रारंभ होती है। राजस्थान में रात की अवधि बढ़ना कब से प्रारंभ होती है, 21 जून से। दोस्तों समझना इस क्वेश्चन को कि रात की अवधि कब बढ़ेगी। दोस्तों हमें पता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ पे है, गंगानगर में, तो इसके नीचे आएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर की तरफ दिन की अवधि बढ़ती है तो नीचे क्या होगा, दक्षिण की तरफ आएंगे तो क्या होगा, दिन की अवधि कम होगी। और दिन की अवधि कम होगी तो किसकी बढ़ेगी, रात की अवधि। तो रात की अवधि कब बढ़ना स्टार्ट होती है, 21 जून को।
आगे देखते हैं दोस्तों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या होता है दोस्तों, जब सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकेगा, वही सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। अगर यहाँ मकर रेखा पे सीधा चमकता है तो मकर संक्रांति कब होती है? मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। दोस्तों ध्यान रखना, मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है तो मकर संक्रांति। अब दोस्तों मकर संक्रांति कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था, सूर्य जिस भी रेखा पे चमकता है वहाँ क्या होगा? वहाँ सबसे बड़ा दिन होगा। अभी मैंने आपको बताया था ये, देखो दोस्तों मैंने यहाँ आपको बताया था ये कि जब सूर्य कर्क रेखा पे चमक रहा था तो सबसे बड़ा दिन कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। अब दोस्तों यहाँ पे सूर्य मकर रेखा पे चमक रहा है तो सबसे बड़ा दिन यहाँ होगा। अब गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों ध्यान रखना कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटी रात होगी। ऋतु कौन सी होगी? मकर रेखा पे चमक रहे थे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ शीत ऋतु होगी, और सबसे छोटा दिन में सबसे बड़ी रात होगी। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको समझ आया होगा। दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। दोस्तों हमें पता है कि 22 दिसंबर का मकर रेखा, तो मकर रेखा कहाँ है? नीचे। नीचे है तो सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा? बांसवाड़ा में, क्योंकि हमें पता है दक्षिण की तरफ दिन की अवधि बढ़ेगी। दक्षिण की तरफ दिन की अवधि, अभी हमने पढ़ा था उत्तर की तरफ अवधि बढ़ेगी। देखो दोस्तों हमने पढ़ा था कि उत्तर की तरफ दिन की अवधि बढ़ती है। कब बढ़ती है? वो 21 जून को बढ़ती है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि दक्षिण की तरफ दिन की अवधि कब बढ़ेगी? 22 दिसंबर को। और सबसे छोटा दिन क्या होगा? गंगानगर, यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। राजस्थान में दिन की अवधि बढ़ना कब से प्रारंभ होगी? दोस्तों दिन की अवधि बढ़ना कब से प्रारंभ होगी? 22 दिसंबर से, और रात की अवधि 21 जून से। दोस्तों हमें पता है राजस्थान का है, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, इसलिए सबसे बड़ा दिन कब होगा? यहाँ देखो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। तो दोस्तों कभी भी आप 22 दिसंबर मत कराना कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन कब होगा? वो भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो सबसे छोटा दिन कब है? देखो उत्तरी गोलार्ध देखना, हमें दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाना, छोटा बड़ा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? वो होता है 22 दिसंबर को। आगे देखो दोस्तों, एक आता है विषुव। दोस्तों विषुव क्या होता है? दोस्तों ये अपना ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है। दोस्तों ध्यान रखना ये भूमध्य रेखा है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, अगर वो लंबवत चमकता है तब क्या होता है? विषुव। ऐसा वर्ष में 2 बार होता है। कब कब? एक तो होता है 21 मार्च को, और एक होता है 23 सितंबर को। एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो दोस्तों याद रखना, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ऐसा वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार, जिसको हम एक को बोलते हैं बसंत विषुव और एक को बोलते हैं शरद विषुव। दोस्तों एक होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। दोस्तों उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है? दोस्तों जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से हो, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा पे हो तो उत्तरायण, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा पे तो दक्षिणायन। तो देखो दोस्तों बसंत विषुव कब होगा? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से उत्तरायण से या भूमध्य रेखा पर लंबवत हो तो 21 मार्च को। दोस्तों ध्यान रखना बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। और शरद विषुव क्या होता है? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से या दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। दोस्तों यहाँ से लंबवत होगा तो शरद विषुव, और यहाँ से लंबवत होगा तो बसंत विषुव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि विषुव में दिन रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना शरद विषुव कब होता है, बसंत विषुव कब होता है, कर्क संक्रांति कब होती है, मकर संक्रांति कब होती है। आगे देखो दोस्तों, दोस्तों जिले आ गए। कौन सा जिला कब गठन हुआ, कौन से जिले से बना? तो दोस्तों 26वां जिला हमें पता है अजमेर। दोस्तों सभी को पता होगा 26वां जिला क्या है? अजमेर। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो सर्वप्रथम गठित जिला कौन सा था? अजमेर ही था। तो दोस्तों हमें पता है कि पूर्ण जब एकीकरण हुआ था, पूर्ण एकीकरण के समय कुल कितने जिले थे? 26 जिले थे। और पूर्ण एकीकरण के जस्ट बाद कौन सा जिला था? तो दोस्तों ध्यान रखने क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूर्ण एकीकरण के बाद सर्वप्रथम गठित जिला। तो पूर्ण एकीकरण के बाद 26वां जिला नहीं है, पूर्ण एकीकरण के बाद कौन सा जिला है? 27वां जिला। 27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। तो पूर्ण एकीकरण के सर्वप्रथम बाद गठित जिला कौन सा है? धौलपुर। जो किस जिले से बना? वो बना भरतपुर से। और कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। एकीकरण का अंतिम चरण हुआ था। दोस्तों
27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। 28वां कौन सा है? बारां, जो किस जिले से बना है? कोटा जिले से बना है। और 29वां जिला है दौसा, जो जयपुर से बना है। 30वां राजसमंद, जो उदयपुर से बना है। दोस्तों ये तीनों जिले ध्यान रखना है, तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने थे। किन किन जिलों से बने थे? बारां कोटा से बना था, दौसा जयपुर से बना था, राजसमंद उदयपुर से बना था। 31वां जिला था हनुमानगढ़, जो किससे बना था? गंगानगर से बना था। कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला था करौली, जो किससे बना था? सवाई माधोपुर से, 19 जुलाई 1997 को। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ 3 जिलों से बना था। कौन कौन से जिले? चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे बाद में घटित जिला यही है, या नवीनतम जिला इन्हीं से बना है दोस्तों, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों एक फैक्ट और याद रखना, कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि 3 जिलों से बना था प्रतापगढ़। इन 3 जिलों में कितनी तहसीलें थी? इन 3 जिलों में 5 तहसीलें थी। 5 तहसील कौन कौन सी थी? दोस्तों चित्तौड़ में थी अरनोद, दोस्तों यहाँ अरनोद है। चित्तौड़ में 3 तहसील थी, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादरी। चित्तौड़ से 3 तहसील को लिया गया, उदयपुर से लिया गया दरियावाद तहसील को, और बांसवाड़ा से लिया गया पीपलखूट तहसील को। दोस्तों 5 तहसीलों से प्रतापगढ़ का गठन हुआ है। 3 जिलों से हुआ है या 5 तहसीलों से हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन में मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, मैं इनको आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ। वह देशांतर क्या होता है? दोस्तों जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा के समांतर क्या खींची जाती हैं? अक्षांश। और भूमध्य रेखा के लंबवत देशांतर। जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं वो अक्षांश, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है वो देशांतर। दोस्तों ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, वह उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। लेकिन अक्षांश ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित कौन करती हैं? अक्षांश रेखाएं। वह पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित कौन करती हैं? देशांतर। दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी जिले की आकृति कैसी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ मैं कुछ आपके सामने लेके आया हूँ 9-10। दोस्तों बाड़मेर की आकृति किसकी है? बाड़मेर की लगभग भारत जैसी आकृति है। सीकर की अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा, या अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा है। चित्तौड़गढ़ की है घोड़े की नालनुमा। उदयपुर की कैसी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसी या पतंगनुमा। जैसलमेर की है अनियमित बहुभुज या सतबहुभुज। करौली की कैसी है? बतकाकार। अजमेर की त्रिभुजाकार। टोंक की क्या है? पतंगनुमा है समचतुर्भुज। जालौर की कैसी है? व्हेल मछली के समान। जोधपुर की है मयूराकार या ऑस्ट्रेलिया सदृश है। मयूराकारी कई बुकों में मिलेगा आपको, और बहुत सी बुकों में ऑस्ट्रेलिया सदृश वर्ड भी मिलता है। भीलवाड़ा की कैसी है? आयताकार है। दौसा की क्या है? धनुषाकार है। दोस्तों यहाँ हमने स्थिति विस्तार लगभग पूरा कर चुके हैं। यहाँ हम कुछ 10 से 15 फैक्ट बचे हैं, जो मैं आपको आज शाम को या कल वाली वीडियो में डाल दूंगा। इसके बाद हमारा एक लास्ट वीडियो बनेगा लेक्चर, जिसमें हम 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, जिसमें हम राजस्थान के स्थिति विस्तार को पूरे अच्छे से समझाएंगे एक बार रिवीजन में। तो दोस्तों धन्यवाद।